हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भोपाल गैस त्रासदी। 3 दिसंबर 1984 को ये दुर्घटना घटित हुई थी, जो मानव इतिहास की सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक गिनी जाती है। एक प्रकार से इसे मानव निर्मित आपदा या मानव निर्मित दुर्घटना के रूप में हम लोग जानेंगे, जहां पर बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई। जहां सरकारी आंकड़े कुछ और वास्तविक आंकड़े कुछ और बताते हैं। समझते हैं एक-एक क्रम से क्या-क्या घटनाएँ हुई थीं और किस प्रकार से यहाँ पर मैं सारे ये एक सामान्य सी घटनाक्रम एक बड़ी-सी दुर्घटना के रूप में बदल जाती है। देखते हैं सबसे पहले 2 से 3 दिसंबर 1984 की बात है। यूनियन कार्बाइड कारखाना भोपाल, जो कीटनाशक संयंत्र के रूप में था, वहाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का या जिसे मिक या एमआईसी गैस कहा जाता है, उसका रिसाव होता है। इस रिसाव के कारण में आसपास जितने भी लोग इसकी जद में आए, सब में दम घुटने की समस्याएँ और बहुत सारी समस्याओं के कारण में डेथ हो गई। ठीक स यहाँ हम बात करेंगे कि तात्कालिक रूप में यदि हम देखें, तो पूरा का पूरा जो भोपाल है, एक गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो चुका था और बहुत सारे लोग जो जैसे थे सो रहे हैं, जो यहाँ पर मैं जहाँ जिस अवस्था में थे, उनकी वैसे ही दम घुटने से डेथ हो जाती है। कुछ इस प्रकार के आंकड़े हैं, आप इमेज में देख कर के इस भयावहता को समझ भी चुके होंगे, कि इस प्रकार से कंकाल नज़र आते हैं और पूरा का पूरा जो भोपाल हमारा था, एक प्रकार से बात करेंगे, लगभग गैस चैम्बर में बोलें या पास में पूरा एक मौत का तांडव देखने वाला शहर बन चुका था। यहाँ देखेंगे 1969 में यूनियन कार्बाइड कारखाना जो है, उसका निर्माण किया गया, जहाँ पर मैं इसमें एक कीटनाशक संयंत्र के दृष्टिकोण से मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग किया जाता था। इस कीटनाशक का नाम था सेविन। लगभग 1979 के आसपास ये इसका उत्पादन लगभग और बढ़ने गया और एमआईसी या मिथाइल आइसोसाइड का उत्पादन भी बढ़ाते गया। कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया। आगे चलने के पश्चात हम बात करेंगे 1980 के पश्चात में यहाँ थोड़ा-सा इसका जो डिमांड है इस कीटनाशक की वो थोड़ी कम हो गई। तो कंपनी ने प्रोडक्शन जारी रखा और अपने सारे जो एक प्रकार से गैस हैं या बाकी चीज़ें हैं उनको स्टोर करना शुरू कर दिया। स्टोर करने के लिए अलग कारखाने थे हमारे पास में उपकरण लगाए गए थे। 1984 के आसपास में यहाँ पर हम एक और बात ध्यान रखना है कि इसमें रख-रखाव में भी या उपकरण में भी समस्याएँ आने लगी। यहाँ ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो उपकरणों में रख-रखाव करने के लिए सारी जो बातें थी, क्योंकि कंपनी बाहर की थी, तो जो भी गाइडलाइंस दिए गए थे, सब अंग्रेजी में लिखा हुआ था। मतलब एक प्रकार से बात कर सकते हैं मैनुअल इंग्लिश में था। अब आज के दौरान में भी एक बड़ा जो लेबर वर्ग है, अंग्रेजी नहीं समझता है, तो उस दौरान 1984 में हमारे पास में बहुत कम लोग जो थे अंग्रेजी समझते थे। जिन्होंने इस बातों पर ध्यान ही नहीं दिया कि हो क्या रहा है या इस पर किस प्रकार का रखरखाव करना है। समान तरीके से काम करते गए। ठीक इनमें सफाई के कम होने लगी, सफाई के साथ-साथ में यहाँ पर मैं एक तरीके से रखरखाव कमज़ोर होने के कारण में बहुत सारे उपकरण भी काम करना बंद कर चुके थे। आगे चलते हैं लगभग एक टैंक नंबर 610 था। उस टैंक नंबर 610 में मिथाइल आइसोसाइड और लगभग 3 टैंक थे यहाँ पर जिनमें गैस भरी गई थी। इसमें जितना आवश्यक तापमान था उससे ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर हो चुका था। ठीक, लगभग बात करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस था जो एक हाँ, इनको स्टोर करने के लिए 3 से 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मैं टेम्परेचर रखने की बात आती है, तो बढ़कर के कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस और कुछ ही समय में टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने का मुख्य कारण था कि टैंक को ठंडा रखने वाली जो फ्रीजिंग प्लांट को बिजली की ज़्यादा खपत पड़ रही थी, तो उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इस बंद करने के क्रम में और भी समस्याएँ आना शुरू हो गई हैं। यहाँ 3 टैंक थे 610, 611 और 619। तीनों टैंक की क्षमता लगभग 68,000 लीटर थी और इनमें सुरक्षा कारणों के हिसाब से कहा जाता था कि भाई 50% इसको भरा जाए। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इन टैंक को और भी पूरा एक तरीके से फुल क्षमताओं से भरे गए थे। 2 से 3 दिसंबर की रात की जो थी, उस दौरान 610 नंबर का जो टैंक था, उसमें साइड पाइप से पानी आना शुरू हो गया। पानी आने के पश्चात से उसमें जो जंग लगा हुआ था, वो भी उससे एक प्रकार से रिएक्शन करना शुरू कर दिया और जो आयरन है हम बात करेंगे, उसमें और एक पानी में रिएक्शन करना हो गया। हमने सभी ने पढ़ा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ शुरू हो जाती है, तो इसी प्रकार की अभिक्रिया वहाँ पे शुरू हो गई। और एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, केमिकल के साथ मिलकर के अभिक्रिया थोड़ा-सा और तेज़ हो जाती है, जिसके कारण जो टेम्परेचर पहले ज़्यादा तो था, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री हो चुका था और 20 डिग्री से सीधे बढ़ कर के 200 डिग्री सेल्सियस हो गया। यही कारण था ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण में पूरी गैस एक तरीके से लीक हो गई, रिसाव शुरू हो जाता है।
इस दौरान में भोपाल के लगभग जो दक्षिण पूर्वी इलाका था, जहां आसपास का क्षेत्र था, वहां गैस के बादल बन गए और रिसाव हुई गैस में मिथाइल आइसोसाइनेट तो थी ही थी, इनके अलावा और अन्य गैसें थी। नाम मिलेगा इनका कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोमेथिलीन, मेथिलमीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड। ये सभी जहरीली गैसें हमको जानकारी रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एक तरीके से पास में नॉर्मल हम जनरली ले लेते हैं, एक मात्रा बढ़ जाए तो वो भी हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी एक दम घोंटू गैस कहलाती है, जो हमारे पास में ठीक दम भर देती है। तो ऐसी सभी गैसों के कारण में वहाँ लोग जो रह रहे थे, उनमें साँस लेने में दिक्कत होने लगी, आँखों में जलन, एक घुटन की जैसी घटना हो गई है, पेट फूलना, उल्टियाँ आना, ये सारी दिक्कत होने लगी। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ बच्चों को, वृद्धों को, गर्भवती महिलाओं को, ठीक? और बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु शुरू हो जाती है। हम देखेंगे कि अगले कुछ जो 2006 में एक आंकड़ा आता है, सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लगभग-लगभग में 5,58,125 लोग जो थे, वो इस गैस से इफ़ेक्टेड थे और जख्मी हुए थे। वहीं बात करेंगे लगभग 38,478 जो लोग हैं, 38,478 लोग मामूली रूप से विकलांग हुए थे और जिनमें से 3,900 लोग पूरी तरह से विकलांग हो गए थे। अब यहाँ पर मैं सरकारी आंकड़ा है तो सीधी-सी बात है, कुछ ना कुछ थोड़ा-सा अंतर तो रहेगा रहेगा। यहाँ पर मैं डेथ की बात कही गई थी, तो यहाँ हम देखेंगे 5,295 मौत अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इतनी यहाँ पर मैं इस प्रकार से मौत हुई थी कहा गया है। सरकारी आंकड़े कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में जब बहुत सारी रिपोर्ट और आई तो कहती है भैया लगभग-लगभग में यहाँ 25,000 के आसपास में यहाँ पर मौत हुई थी। 25,000 नहीं तो कम से कम 15,000 के में अधिकांशतः न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़ मिल जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी था, वो था वॉरेन एंडरसन, जो कंपनी के उस दौरान संचालक थे। ठीक, ये यहाँ अमेरिका में थे, उनको बुलाया गया, बुलाने के पश्चात इनको गैर जमानती वारंट के साथ में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद मात्र $2100 के एक छोटे से राशि के साथ इनको जमानत दे दी गई। मजे की बात, गैर जमानती वारंट था, मतलब जमानत नहीं मिलना चाहिए थी, लेकिन सरकार की मिलीभगत, इस दौरान अर्जुन सिंह जी की सरकार थी, बहुत सारे आरोप लगे हुए थे। ठीक, यहाँ पर मैं हम बात करेंगे राजीव गांधी जी की सरकार थी केंद्र में, तो उन पर भी आरोप लगे इनको भगाने के लिए। लेकिन फिर बात करें 2014 में वारेन एंडरसन की डेथ हो जाती है अमेरिका में, तो फिर ये केस ही एक तरीके से बहुत सारा आपका ठीक क्लोज मान लिया जाएगा। लेकिन केस का क्लोज होना या इनका भाग जाना, क्या उन लोगों के साथ में न्याय था? तो बिल्कुल नहीं मानेंगे हम लोग। यहाँ बहुत सारे प्रयास किए गए। आप देख सकते हैं जो बाद में जन्म हुए लोगों के, इस प्रकार से आपका विकृतियों के साथ इनका जन्म हुआ है। ये इमेजेस एक प्रकार से डराने वाली हैं। हर प्रकार से हम बात करेंगे, एक प्रकार से लोग जो हैं किसी भी धर्म के थे, किस मज़हब के थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग भले फ़र्क करने लगे हैं, लेकिन गैस ने फ़र्क नहीं समझा और यहाँ बात करेंगे सब के सब यहाँ पर मैं विकृतियों से ग्रस्त नज़र आते हैं। आज भी ये प्रभाव जारी है इस आस-पास के क्षेत्रों में। ठीक, लगभग हम बात करेंगे बहुत बड़ा इलाका है, 57 एकड़ के आसपास में फैला हुआ है और इसका कचरा आज भी पड़ा हुआ है। हम बात करेंगे कि यहाँ जो पूरा कचरा इनके फैलने का, रिसाव होने का खतरा हमें नज़र आता है और यहाँ देखेंगे कि लगभग 346 टन जो जहरीला कचरा अभी यहाँ पर बना हुआ है, उसका निस्तारण सरकार ने आज भी नहीं किया हुआ है। हम बात करें कुछ झोपड़पट्टी यहाँ डेवलप हो चुकी हैं, यहाँ आस-पास का खाली मैदान बन चुका है, लोग क्रिकेट खेलते हैं। आप शायद हो सकता है दैनिक भास्कर में कुछ रिपोर्ट भी आई हुई थी, आपने शायद उसके बारे में समझा भी होगा कि यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब कितना जहरीला कचरा के आस-पास में लोग खेल रहे हैं। और यहाँ फिर कचरा बीनने वाले लोग भी हैं, उनको कोई जानकारी नहीं क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ठीक, उस जहरीले कचरे से आज भी हम लोग यहाँ पर में ठीक एक निपटने की चुनौती बनी हुई है। भोपाल गैस त्रासदी से जो बची हुई गैस को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन फेज चलाया गया था। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन फेज का संबंध किससे है? तो भोपाल गैस त्रासदी था, गैस को समाप्त करने के लिए। अब जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए या कारणों की जांच करने के लिए एनके सिंह की अध्यक्षता में कमेटी या आयोग का गठन किया गया था। लेकिन ये आयोग का गठन करने के पश्चात में बहुत सारे जो लोग थे, वो यहाँ से भाग कर निकले या फिर पास में उनको बहुत ज़्यादा एक कठोर दंड नहीं मिला। हम बात करेंगे इनको तो लगभग 15,000 लोगों के मर्डर के केस में यहाँ पर मैं सज़ा सुनाना चाहिए था। 302 का जो धारा है लगभग-लगभग उम्र कैद भी होती है, ठीक, या फांसी होती तो लगभग 15,000 बार होनी चाहिए थी। ऐसी बात हम लोग कर सकते हैं, लेकिन केवल अपनी बातें सैद्धांतिक रूप से लागू नहीं होती हैं, प्रैक्टिकली भी नहीं लागू होती हैं, बातों में बहुत अच्छी लग जाती हैं। ठीक, तो भारत सरकार में हमारे पास कानून इतना लचीला प्रकार का भी है और साथ में हम बात करेंगे उसमें खेलने की भी कहानी बहुत सारी आ जाती हैं। ठीक, वही आरोप सारे लगाए गए सरकार के ऊपर में भी, बाकी लोगों के ऊपर में भी। भई यहाँ पर मैं जितना होना चाहिए था विकास या जितना लोगों को न्याय मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया।
ठीक, हम बात करेंगे आगे कंसेप्ट मिलता है एमपीपीएससी और बाकी दृष्टिकोणों से कि क्या इन प्रकार की जो हमारी घटनाएं हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाए। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ये कहलाती हैं मानव जन्य दुर्घटनाएं या ये कहलाती हैं औद्योगिक दुर्घटनाएं। ध्यान रखें आप सब लोग, ये दुर्घटना कहलाती कौन सी? मानव जन्य दुर्घटना। और क्या इस दुर्घटना से हमने सबक ले लिया है? तो मैं बात करूँगा बिल्कुल नहीं लिया हुआ है। अभी आपने पिछले बार 2 साल पहले में जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा हुआ था, वाइज़ैक गैस लीक आपने सुना होगा। वाइज़ैक मतलब विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई, सेम यही घटना है। ठीक, फिर से बात करें हम यहाँ पर मैं, ठीक आपका असम में भी ऐसी सेम गैस लीक घटना हुई थी। दोबारा फिर से वाइज़ैक में गैस लीक हुई, मतलब कि ऐसी गैस लीक की घटनाएँ लगातार चल रही हैं। फैक्ट्रीज़ में या बाकी और जगह पर में नियमों की हमेशा अनदेखी की जाती है। ये नियमों की अनदेखी का ही परिणाम था। सरकार का यहाँ पर में निरीक्षण ना होना या फिर अधिकारियों द्वारा वहाँ पर निरीक्षण ना करने जाने की कहानी होना, ये भी लगातार देखी जाती हैं। ठीक, भले सरकार से कोई व्यक्ति आए या ना आए, ठीक, यहाँ खतरे को भांपते हुए या इनकी बात को समझते हुए, ठीक, यहाँ पर इन प्रकार की चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक, बस यही एक कांसेप्ट यहाँ पर में रहेगा। तो एमपीपीएससी में है आपदा प्रबंधन और यूपीएससी में भी आता है आपदा प्रबंधन का टॉपिक। उनमें क्वेश्चन पूछेगा भोपाल गैस त्रासदी के कारणों और उनके यहाँ प्रभावों की विवेचना कीजिए। या फिर हो सकता है भोपाल गैस राज से क्या सबक मिलता है या किस प्रकार का औद्योगिक आपदाओं से बचने के लिए प्रबंधन करना चाहिए। ठीक, ये एक पॉइंट हमारे पास मिल जाएगा। आगे हम आपदा प्रबंधन की कंप्लीट सीरीज लेकर आएंगे, उसमें इन सारे बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे एक एक करके। आज चूंकि तारीख थी, इसे समझना भी जरूरी है और इस पर हमने चर्चा किया। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, आपको सारे नोट्स और अपडेट्स मिलेंगे मंथनशाला नाम के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, जब भी आपको कोई डाउट आया, कोई चीज आए, तो आप लोग 8982744794 कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक, और बाकी चीजें मैंने आपको बताया हुआ था कि मंडे से आपका प्रॉपर रिवीजन जो रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप तैयार रहेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बेसिस पर अलग और मेंस के बेसिस पर अलग। तो मिलते हैं हम लोग आगे क्लासों में। और बाकी जो बच्चे हैं जो पीएससी तैयारी नहीं कर रहे हैं या बाकी नॉर्मल कहीं भी पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, उनके लिए भी हम लोग बहुत सारा प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी चीजें आपको मिलते जाएंगी। ठीक, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को शेयर करें। थैंक यू।